Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 9. Today we are going to start our lecture 14. Lecture 14 respiration यानी सांस लेने का अमल. This topic is on page number 130. So let's start about respiration. Respiration पे जाने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं burning process यानी जलने का अमल. When a fuel is burned, it produces energy in the form of light and heat. When fuel is burned, it uses oxygen from the environment. This is a burning process. What is burning process? जब भी कोई फ्यूल होगा, कोई ईंधन होगा, आप लकड़ी जला रही हैं, प्लास्टिक जला रही हैं, कोई पेपर जला रही हैं, कोई भी चीज़ आप जला सकते हैं. आपको जलाने के बाद एनर्जी मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ लाइट. आग से आपको रोशनी मिलेगी और आग से आपको हीट भी मिलेगी. लेकिन ये आग लग क्यों रही है? क्योंकि जो फ्यूल जो आपने लकड़ी या पेपर वगैरह यूज़ किए हैं जलाने के लिए, वो आपके एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करेंगे, यूज़ करेंगे, जिसकी मदद से बर्निंग का प्रोसेस होगा. इसमें बेसिकली होता क्या है, जो भी आप फ्यूल यूज़ कर रही हैं उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद होते हैं यानी CH बॉन्ड मौजूद होते हैं. ये ऑक्सीजन आपके वो CH बॉन्ड को तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, और ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तभी आपके पास हीट और लाइट दोनों चीज़ें प्रोड्यूस होंगी. ये था बर्निंग प्रोसेस. अब आ जाते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन पे यानी सांस लेने का अमल, जो आपके हर सेल के अंदर हो रहा है. इसको इसीलिए सेलुलर रेस्पायरेशन कहा जाता है. डेफिनेशन क्या है? फूड कॉन्टेन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स. आपकी खुराक के अंदर जो आप खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, उससे आपकी बॉडी के अंदर जो स्टोरेज होती है वो CH बॉन्ड्स की सूरत में होती है. CH बॉन्ड्स से जब वो ब्रेक होते हैं ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो आपको एनर्जी मिलती है, वाटर मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होती है. कार्बन डाइऑक्साइड आपकी नाक के ज़रिए एक्सहेल आउट हो जाती है, जबकि वाटर और ATP आपकी बॉडी के डिफरेंट रिएक्शंस को मेंटेन करते हैं. अब फूड आपकी टूट गई, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट गए, कैसे? बाय द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन. ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ये आप बाहर से लेते हैं, प्लांट्स से लेते हैं और अपनी नाक के ज़रिए इनहेल करते हैं. इसके अलावा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं इस पूरे के पूरे प्रोसेस के बीच में, तब आपके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटते हैं. ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को कलेक्टिवली हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं. अब आ जाते हैं अपने रिएक्शन की तरफ. फूड, हम जो खुराक खाते हैं उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद होते हैं. हमारी फूड ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करती है और रिडॉक्स रिएक्शंस के ज़रिए, यानी रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोथ इसमें शामिल हैं. रिडॉक्स रिएक्शन से गुजरते हुए आपके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जो कि आपकी बॉडी से एक्सहेल हो जाती है, बाहर निकल जाती है नाक के ज़रिए. वाटर और ATP प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, ये आपकी बॉडी के डिफरेंट जो हैं वो फंक्शनिंग में हेल्प करती हैं. फूड ऑक्सीडाइज होती है कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी फूड की ऑक्सीडेशन होती है, इधर से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस्ड होती है वाटर में. बेटा यहाँ दो चीज़ें हैं, फूड है और यहाँ पे ऑक्सीजन है. फूड से तो आपकी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और ऑक्सीजन से आपके पास क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है. इन दोनों के रिजल्ट्स में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है इन द फॉर्म ऑफ ATP. तो ये बेसिकली ये सारे का सारा प्रोसेस है रेस्पायरेशन का, जिसमें आपकी खुराक के बॉन्ड्स टूटते हैं और आपके पास एनर्जी भी आती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है और वाटर भी आता है. आपको याद रखना है रेस्पायरेशन के प्रोसेस के एंड पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जो कि नाक से एक्सहेल आउट हो जाती है और ऑक्सीजन इनहेल होती है. अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन पे. दो टाइप्स हैं रेस्पायरेशन की, एरोबिक रेस्पायरेशन, एनएरोबिक रेस्पायरेशन. एरोबिक रेस्पायरेशन, द रेस्पायरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो रेस्पायरेशन की टाइप जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद हो, ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही हो, इस्तेमाल हो रही हो, उसको एरोबिक रेस्पायरेशन कहेंगे. और एरोबिक रेस्पायरेशन के नतीजे में 36 ATP के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी 36 एनर्जी के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं. एनएरोबिक, एन मीन विदाउट, एरोबिक मीन ऑक्सीजन. वो रेस्पायरेशन जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद ना हो. द रेस्पायरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज एनएरोबिक रेस्पायरेशन. ठीक है,
वो रेस्पायरेशन की टाइप जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद ना हो उसको एनारोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं। ये भी हमारी बॉडी के अंदर हो रही होती है। बाज़ औक़ात ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती, तब भी हमारे अंदर रेस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स यानी 2 एनर्जी के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। जबकि आप एरोबिक रेस्पायरेशन में देखें पूरे 36 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जबकि एनारोबिक में सिर्फ और सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब आ जाते हैं डिटेल में एरोबिक रेस्पायरेशन को पहले डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इन एरोबिक रेस्पायरेशन ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड। ग्लूकोज आपके पास यानी टूट जाती है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि एरोबिक है इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है। जब ऑक्सीजन मौजूद होगी विद द मैक्सिमम रिलीज ऑफ एनर्जी, मैंने अभी आपको बताया इसके अंदर 36 एटीपी के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। एटीपी के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, ऑक्सीजन मौजूद होती है, ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है यानी ऑक्सीडाइज हो जाती है। एरोबिक रेस्पायरेशन की 2 फेजेस हैं, फर्स्ट फेज़ एंड सेकंड फेज़। इसको डिटेल में आगे फ्लोशीट डायग्राम में ही देख लेते हैं। आपके पास एरोबिक रेस्पायरेशन की 2 फेजेस हैं, फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़। फर्स्ट फेज़ में बेसिकली क्या होता है, जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर 6 कार्बन मौजूद होते हैं। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कुछ इस किस्म का होता है। ठीक है, इस तरह के हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है। उसके वो 6 मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है 3 मॉलिक्यूल्स में, पायरुविक एसिड में। अब यहाँ पर 6 है और यहाँ पर सिर्फ 3 है। इसका मतलब है पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 3 2 6, ये मॉलिक्यूल्स पूरे हो जाएंगे। नाउ सेकंड फेज इज पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड यहाँ पर आपके 2 प्रोड्यूस हो चुके हैं, वही 2 पायरुविक एसिड आगे जाएंगे और ऑक्सीडाइज्ड होंगे यानी ब्रेक होंगे इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, फर्स्ट फेज़ में सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज जो है वो टूट गया है पायरुविक एसिड में। सेकंड फेज़ में वही पायरुविक एसिड आगे गया है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है यानी ब्रेक हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। अब हम लिखने वाले हैं ओवरऑल रिएक्शन, यानी पूरे के पूरे एरोबिक रेस्पायरेशन में हुआ क्या है। सबसे पहले आपने यूज़ किया ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। ग्लूकोज का फार्मूला आपके सामने है C6H12O6। इसके साथ आपकी ऑक्सीजन जो कि आप इनहेल करते हैं बाहर एनवायरनमेंट से, वो इसके साथ रिएक्ट करेगी और आपके पास रिएक्शंस होंगे जो कि डिफरेंट आपके सामने हैं। 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स और एनर्जी प्रोड्यूस होगी इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो ये मैंने आपको अलग अलग करके दिखाया है कि पहले ग्लूकोज टूटेगा पायरुविक एसिड में, फिर पायरुविक एसिड इन 3 चीज़ों में जो है वो कन्वर्ट होगा। लेकिन ये ओवरऑल रिएक्शन है जिसमें आपको टोटली मैंने ऊपर बता दिया है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये 3 मॉलिक्यूल्स बनाएगा, लेकिन बेसिकली इसके बेसिक पीछे क्या केमिस्ट्री है वो आपको मैं फेजेस में समझा चुकी हूँ। एरोबिक रेस्पायरेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब चलते हैं एनारोबिक रेस्पायरेशन की तरफ। एनारोबिक रेस्पायरेशन का एक और नाम है जिसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं डेफिनेशन की तरफ। ग्लूकोज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होगा। कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, नो ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद ही नहीं है। एंड देयर इज़ अ लेस प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ATP प्रोड्यूस होगी लेकिन सिर्फ 2 ATP प्रोड्यूस होंगे एक दफ़ा में। जबकि हमने पीछे जो हमारे पास एरोबिक रेस्पायरेशन जो हमने पढ़ा था, अगर हम वो देखें तो यहाँ पर हमने क्या था, ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड, कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और ऑक्सीजन भी मौजूद होता है और मैक्सिमम रिलीज ऑफ एनर्जी यानी 36 ATP के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन एनारोबिक जो है वो इससे उलट है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ATP के मॉलिक्यूल्स होंगे और हमारी खुराक यानी हमारी ग्लूकोज भी इनकम्प्लीट ही ऑक्सीडाइज होगी। इसी तरह इसके 2 फेजेस हैं, फेजेस ऑफ एनारोबिक रेस्पायरेशन, फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़। अब एक और बात बता दूं, फर्स्ट फेज़ बिल्कुल सेम है आपके एरोबिक रेस्पायरेशन से। ग्लूकोज क्या हो रहा था, 6 कार्बन ग्लूकोज है जो कि 2 पायरुविक एसिड्स में कन्वर्ट हो रहा था या ब्रेक डाउन हो रहा था। आपकी एरोबिक रेस्पायरेशन की भी यही थी फर्स्ट फेज़ और एनारोबिक की भी यही थी। डिफरेंस कहाँ आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है सेकेंड फेज़ में। अगर एरोबिक रेस्पायरेशन की हम लोग देखें सेकेंड फेज़, तो पायरुविक एसिड ऑक्सीडाइज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। जबकि सेकेंड फेज़ देखें एनारोबिक रेस्पायरेशन की, तो पायरुविक एसिड या तो अल्कोहल में टूट रहा है या लैक्टिक एसिड में। 2 किस्मों में डिवाइड हो रहा है। इन 2 किस्मों में डिवाइड होने की वजह से हमने एनारोबिक रेस्पायरेशन की आगे से 2 टाइप्स बता दी हैं। ये आ गई हैं आपकी टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन या फिर टाइप्स ऑफ एनारोबिक रेस्पायरेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोडक्ट।
अल्कोहल बन रहा था और लैक्टिक एसिड बन रहा था। जिसमें अल्कोहल बन रहा था हमने उसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कह दिया है, जिसमें लैक्टिक एसिड बन रहा था हमने उसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कह दिया है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यीस्ट और बैक्टीरिया इन दोनों में होती है, जबकि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन आपके स्केलेटल मसल्स यानी आपके मसल्स और जो दूध में बैक्टीरिया मौजूद होता है सिर्फ और सिर्फ उसमें होती है। एक्सप्लेनेशन क्या है, इसमें पायरुविक एसिड अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जबकि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में प्रोड्यूस हो जाता है। अगर ओवरऑल रिएक्शंस देखना चाहें तो वो कुछ इस तरह से हैं। सेकंड फेज़ की बात हो रही है बेटा, फर्स्ट फेज़ तो हमारा सेम था, सेकंड फेज़ की बात हो रही है। पायरुविक एसिड टूट रहा है यानी कन्वर्ट हो रहा है इथाइल अल्कोहल में, जिसका फार्मूला ये है C2H5OH, और कार्बन डाइऑक्साइड में फार्मूला याद रखिएगा। जबकि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो रहा है लैक्टिक एसिड में, जिसका फार्मूला है C2H6O3, फार्मूला याद रखिएगा। फिर से बता रही हूँ, हमारे पास बैक हम जो देख लेते हैं, हमारा क्या है, फेजेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन 2 फेजेस से। फर्स्ट फेज़ हमारी बिल्कुल पिछले से सेम है एरोबिक रेस्पिरेशन से, ये हमने देख ली थी, इसको छोड़ देते हैं। सेकेंड फेज़ में 2 चीज़ें बन रही थी, अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। अल्कोहल जिसमें बन रही थी हमने उसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जिसमें लैक्टिक एसिड बन रहा था उसको हमने लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहा है। अक्रेंस बता दी, एक्सप्लेनेशन बता दी और रिएक्शन बता दिया। इसमें भी यही सारी चीज़ें बता दी हैं कि पायरुविक एसिड इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बना रहा है, जबकि यहाँ पे पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन डिटेल में देख चुके हैं। यहीं पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले टॉपिक के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।